नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं अपनी Hyundai Venue के HX2 डीजल वेरिएंट के बारे में। दोस्तों ये इस गाड़ी का बेस मॉडल है। कीमत की बात करें तो इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 9,70,000 रुपये, और अगर मैं आपको ऑन रोड प्राइस बताऊं तो इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जो मुझे पड़ा है वो है 11,20,000 रुपये। 11,20,000 से 11,30,000 रुपये के बीच में आपको ये गाड़ी ऑन रोड इंदौर के अंदर मिल सकती है। अभी इस बेस मॉडल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इस गाड़ी को मैंने 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा चला लिया है, तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की चाबी की। तो कुछ इस तरीके की चाबी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आपको बटन दे रखा है। पीछे की तरफ Hyundai का लोगो है। फ्लिप की आपको मिल जाती है। जब आप लॉक अनलॉक करेंगे तो गाड़ी साउंड भी करती है। अगर आपको ये साउंड बंद करना है तो इन बटन, दोनों बटन को आपको साथ में थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो ये जो है थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ Hyundai का लोगो है। दोनों चाबियाँ एज इट इज सेम आपको मिलेगी, और अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में बेस मॉडल से ही सेंट्रल लॉकिंग दे रही है कंपनी। ठीक है, चलिए बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो कुछ इस तरीके का बढ़िया सा फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। स्पेशली ब्लैक कलर के अंदर ये गाड़ी ज़्यादा ब्रॉड और चौड़ी लगती है वाइट के मुकाबले। वाइट में थोड़ी सी छोटी छोटी ये फील होती है। गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिल जाता है बेस मॉडल से ही, बट ये हेलोजन में मिलेगा। इसे मैं जो है ठंड के बाद थोड़ा सा LED में अपग्रेड कराऊंगा, क्योंकि ठंड में क्या है फॉग वॉग रहती है, तो अभी के टाइम पे हेलोजन ठीक है। इनका थ्रो कुछ खास नहीं है। थ्रो मतलब एकदम आप ये मान सकते हो बिलो एवरेज ही है, थ्रो अच्छा नहीं है। तो अभी इनसे काम चलाना पड़ेगा ठंड में, बाद में जो है मैं इनको अपग्रेड कराऊंगा। यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर दे रखा है, जो कि अगेन हेलोजन में है। LED DRLs मिल जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक आती है। बढ़िया है, गाड़ी चालू करोगे तो DRL ऑन होती है। यहाँ पर जो है एयरडैम दे रखा है। नीचे की तरफ देखोगे तो सिल्वर फिनिश मिल जाती है इस बम्पर में। इस बम्पर को भी मैं थोड़ा सा इनलाइन टाइप लुक देने की कोशिश करूँगा इन फ्यूचर, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब टाइप लगता है देखने में, काफ़ी छोटा फील देता है ये गाड़ी को। जो ग्रिल है वो पूरी आपकी ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिल जाती है। सेंटर में आप देखेंगे तो ये हल्का सा कांच टाइप है, और इसके अंदर ये क्रोम स्ट्रिप आपको मिल जाती है। इसमें कोई भी DRL नहीं है, वो DRL टाइप लगती है बट DRL ये है नहीं। बीच में Hyundai का लोगो है। बोनट पे क्रीजेस वगैरह बढ़िया फील देते हैं। ओवरऑल जो बोनट है वो भी उठा हुआ है। इसके अंदर भी एक चीज़ है, वो मैं आपको अंदर चल के दिखाऊँगा। बाकी ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक अच्छा लगता है। कई लोग जो है इसको क्रेटा भी बोलते हैं। जनरल पब्लिक से पूछोगे, जैसे कि अभी मैं वेन्यू क्रेटा का कंपैरिजन वीडियो बना रहा था, तो उसमें बंदे ने यही समझा कि ये दोनों गाड़ियाँ सेम टू सेम है बट डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साइड की, कि इसमें कोई ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं आता है, ये भी एक चीज़ है। अगर हम बात करें साइड लुक की, तो कुछ इस तरीके का बढ़िया सा साइड लुक यहाँ पर मिलने वाला है इस गाड़ी में। अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बेस मॉडल से ही यहाँ पर जो है कंपनी ये स्टाइल व्हील दे रही है। पेट्रोल लोगे तो पेट्रोल के अंदर 15 इंच के स्टील रिम आते हैं, बट डीजल अगर आप लेते हो तो डीजल में यहाँ पर आपको 16 इंच के स्टाइल व्हील मिल जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि इन चीज़ की कमी है। ठीक है, 215 60 R16 की टायर प्रोफाइल है। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स है। डीजल के अंदर मुझे लगता है कि ऑल फोर डिस्क ब्रेक कंपनी को देने चाहिए बेस मॉडल से ही। और ये टायर जो है, मतलब ये जो साइज़ है इनका, क्योंकि एनलाइन में 17 इंच आते हैं, तो ये कभी कभार ऐसे लगते हैं कि थोड़े से छोटे हैं। इन फ्यूचर हो सकता है मैं इसमें क्रेटा के अंदर जो एस ऑप्शनल में अलॉयज़ आते हैं ब्लैक कलर के, वो अपग्रेड करवाऊँ, क्योंकि वो और ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। ये क्लैडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके की, और इसमें यहाँ पर ये हल्का सा टिल्ट है। अगर आप देखते हो तो ये इतना पार्ट अलग है, हल्का सा ऊपर की तरफ जाता है, तो कई बार ये भी थोड़ा अजीब दिखता है, कई बार बढ़िया लगता है। एन लाइन में ये बॉडी कलर्ड है, इसमें मैट ब्लैक फिनिश में आता है। साथ ही में यहाँ पर क्योंकि बेस मॉडल है तो फेंडर पर इंडिकेटर जो है वो आपको मिलेगा। गाड़ी के ORVMs जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, वो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है, क्योंकि क्रेटा के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों नहीं आते हैं। इसलिए भी मैंने इसको ख़रीदा कि इसमें काम की चीज़ें लगभग सारी मुझे मिल गई। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्ड इन आपको हाथ से करना पड़ेगा। ये जो रिबिन है उसने, ये देखो वो जो चिपकाते हैं ना टेप से, उसने ये ग्लू छोड़ दिया है। यहाँ पर जो रिबिन लगा था ना, उसने भी स्क्रैच मार दिए हैं थोड़े बहुत। तो ये सारी चीज़ें हैं, धूप में ये दिखता है नॉर्मली। ब्लैक कलर मैंने ले तो लिया है, बट थोड़ा बहुत रिग्रेट भी होता है इसका, क्योंकि इस पर धूल बहुत ज़्यादा चिपकती है, बट इसको मेंटेन करना पड़ेगा। कोटिंग वगैरह भी कराऊंगा मैं। गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाता है। ये क्लेडिंग यहाँ पर जो है प्लास्टिक की मिलती है, ये थोड़ी सी हिलती भी है। मैंने इसको देखा था कहीं से कि ये जो प्लास्टिक का पार्ट है ये हिलता भी है कहीं से। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर आप उस साइड देखोगे ना, तो उस साइड
जो को ड्राइवर साइड वाला डोर है उसमें ये वाला पार्ट पूरा अलाइंड है, इसमें इतना अलाइंड नहीं है। तो फिट एंड फिनिश का एक इशू मुझे इस गाड़ी के अंदर दिखा है। देखो ये इस साइड का डोर है को ड्राइवर साइड का, अब ये ना पूरा एक जैसा है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये अलाइंड है, ठीक है। यहाँ पर इतना गैप नहीं है जितना उस साइड है। उस साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो उस साइड थोड़ा सा ज़्यादा गैप है। ये देखो यहाँ तक तो ठीक है, ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना मतलब ऐसे आम आदमी को समझ नहीं आएगा, बट मुझे लगता है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें गैप तो है, ठीक है। और ये जो पेंट है ये इसमें थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने गौर से देखा बाद में, तो ये निकला हुआ है, ये देखो यहाँ से जो दिख रहा है ना। नॉर्मली ऐसे ध्यान नहीं दिया मैंने गाड़ी ली, बट बाद में जो है मैंने देखा तो ये पेंट इसमें निकला हुआ है। बाकी इस गाड़ी के अंदर ऑल 4 पावर विंडोज़ आ जाती हैं। डोर हैंडल आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है 4 फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस गाड़ी में आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, वेन्यू लिखा हुआ है, छोटा सा क्वार्टर ग्लास यहाँ पर मिल जाता है। ये वाला पार्ट मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। और ये जो क्रीजेस वगैरह है इस गाड़ी के अंदर ये बढ़िया लगते हैं। ये देखो यहाँ पर भी क्रीजेस हैं, आगे भी है, तो बढ़िया साइड लुक इस गाड़ी का हो जाता है। ओवरऑल लगता अच्छा है। इस गाड़ी में रूफ रेल की कमी है, इन फ्यूचर में इसमें रूफ रेल भी लगवाऊंगा, क्योंकि बिना रूफ के रेल के गाड़ी जो है थोड़ी सी ऐसे ही लगती है जैसे बिना मूंछ का व्यक्ति। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है शार्प फिन एंटीना दे रखा है। अब मैं आपको इस गाड़ी का फ्यूल कैप दिखा देता हूँ, तो मैं खोल ही लेता हूँ उसको, क्योंकि अभी मेरे पास समय है, गाड़ी भी अपनी ऐसा नहीं है कि दूसरे की गाड़ी है, तो डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ से आप इस गाड़ी का फ्यूल कैप खोल सकते हो। और डीजल वेरिएंट मैंने लिया है, मैं प्राइस भी मैंने डीजल वेरिएंट का ही बताया, अगर कोई कंफ्यूज हो तो, क्योंकि कई सारे लोग देख कर भी अंधे हो जाते हैं, समझ कर भी सुनकर भी नहीं देखते हैं, ऐसा मैंने रियल लाइफ में भी देखा है। गाड़ी में 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है डीजल की। यहाँ से डीएफ आप डाल सकते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। एक कारण ये भी था इस गाड़ी को लेने का कि मैं जो डीपीएफ इशू है उसको खुद पर्सनली फेस करना चाहता था, इसलिए भी मैंने डीजल गाड़ी ली है, क्योंकि अब मैं इस गाड़ी को चलाऊँगा, कभी खड़ी भी रहेगी, तो डीपीएफ इशू एक्चुअल में आएगा या नहीं आएगा ये भी चीज़ मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। इसमें डीएफ का टैंक है, ये डीएफ का टैंक थोड़ा सा नीचे है, इसमें लटकता है, तो अगर इन फ्यूचर ये भी टकराता है तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इशू है। वैसे तो ये वाला पार्ट हार्ड प्लास्टिक है, नॉर्मली इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, मुझे लगता नहीं है कि इसे आएगी, बट है थोड़ा लटका हुआ ये दिखता है। यहाँ से जो है आप इसे वापस बंद कर सकते हैं, अंदर से खोलना पड़ेगा। बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। ये जो है ये रिफ्लेक्टर या जो लाइट है इसे मैं हटवाऊंगा थोड़े टाइम के बाद। और ओवरऑल लुक आप चेकआउट कर सकते हैं, बढ़िया लगता है। गाड़ी के लुक्स वगैरह के मामले में कोई इशू है नहीं। अगर मैं आपको गाड़ी का बूट स्पेस दिखाऊं तो यहाँ पर जो है आपको वेन्यू के अंदर अच्छा खासा 375 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाता है। इस गाड़ी में 60-40 सीट जो है वो नहीं आती है बेस मॉडल के अंदर, और ना ही कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है पता नहीं कब आएंगे, इन फ्यूचर शायद आ जाए बीच में, और इन फ्यूचर शायद ये स्क्रीन भी गायब हो जाए। इसलिए मैंने इस गाड़ी को जल्दी ख़रीदा, क्योंकि हुंडई के साथ में मैंने देखा है जनरली कि उन लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा फीचर दे रहे हैं, फिर वो घटा देते हैं, फिर कुछ बढ़ा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। पार्सल ट्रे यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। इस गाड़ी में स्पेयर व्हील आता है, कई सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि भाई स्पेयर व्हील है या नहीं, तो स्पेयर व्हील है, इसमें 16 इंच का है, सेम नहीं 15 इंच का, सॉरी, एक साइज़ छोटा स्पेयर व्हील इस गाड़ी में मिलेगा। और यहाँ पर जो है ग्रैब करने के लिए आपको दे रखा है लाइट, यहाँ पर आपको मिल जाती है जो कि हेलोजन में ही है। कोई भी रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है, ना ही कोई रियर डिफॉगर इस गाड़ी में आता है। हुंडई का लोगो है, वेन्यू की बैजिंग यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड मिलेगी। टेल लाइट सेटअप यहाँ पर आपको कनेक्टिंग में नहीं मिलेगा, केवल यहाँ पर इतनी ही लाइट आपको मिलेगी। और ये जो है इसमें स्टॉप लैंप आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, इंडिकेटर जो है यहाँ पर नीचे की तरफ मिलते हैं। 4 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में आ जाते हैं। 2 रिवर्स लाइट नीचे की तरफ है, सिल्वर फिनिश जो है वो दे रखी है। इस गाड़ी का रियर लुक जो है ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट। अगर आप देखोगे तो रियर लुक में मतलब अच्छा लगता है इस गाड़ी का रियर लुक देखने में। ये देखो, ठीक है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया लुक से बढ़िया चीज़ें, बस रियर डिफॉगर की एक कमी है। और हुंडई से यही शिकायत रहती है मेरी, जनरली वीडियोज़ में बोलता हूँ मैं कि क्रेटा के अंदर जो है वो अपर वेरिएंट में भी, ये एक ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर भी रियर डिफॉगर नहीं देते। पता नहीं क्या चूल है उनको, रियर डिफॉगर तो देना चाहिए, बेस मॉडल से देना चाहिए। टाटा महिंद्रा अपनी गाड़ियों में दे रहे हैं, मारुति भी दे रहा है, तो इनको भी देना चाहिए। रियर डिफॉगर एक काम की चीज़ है। HX5 वेरिएंट इससे 1.5 लाख रुपये महंगा था, और उस वेरिएंट के अंदर 5 चीज़ें ज़्यादा थी। अगर मैं आपको बताऊँ तो उसमें सनरूफ एक्स्ट्रा था, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट एक्स्ट्रा थी, क्रूज़ कंट्रोल एक्स्ट्रा था, रियर में डिफॉगर और रिवर्स कैमरा था। मेरे काम की 2 चीज़ें थी, एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट, हाइट एडजस्टेबल और रियर डिफॉगर। वो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट भी इतनी खास नहीं है जितना रियर डिफॉगर है,
बट वो 1.5 लाख रुपए मुझे देना वर्थ नहीं लगा। रिवर्स कैमरा मैं बाहर से लगवा लूँगा, क्रूज़ कंट्रोल में बाहर से लगवा लूँगा, सनरूफ मेरे कोई काम की चीज़ है नहीं। अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको मिल जाता है। पूरा ब्लैकड आउट डोर ट्रिम है, ग्रैब करने के लिए यहाँ पर दे रखा है। इसमें कोई भी सामान आप रख सकते हो, बढ़िया चीज़ है। बोटो होल्डर है, गाड़ी में 4 स्पीकर आ जाते हैं, साउंड क्वालिटी लाजवाब है। लिटरली अगर कोई बेस वाला गाना होता है तो ये जो IRVM है ये भी हिल जाता है। तो साउंड सिस्टम बढ़िया है गाड़ी के अंदर, उसमें कोई भी इशू नहीं है। चारों पावर विंडोज़ यहाँ पर इस गाड़ी में मिलती है, ये देख लो, कोई भी वन टच डाउन वन टच अप नहीं है। लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं, ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड करने के लिए कोई भी ऑप्शन इस गाड़ी में नहीं आता है। कई सारे लोगों की ये भी शिकायत है कि इसमें जो है ये लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चलती गाड़ी में से खोल सकता है। अगर आपकी गाड़ी 15 की स्पीड से या 20 की स्पीड से आगे गई तो ऑटोमेटिकली आप भले इसको कितना भी बार खींचो, ये डोर नहीं खुलता है। भले ही वो ड्राइवर साइड का बंदा ही क्यों ना खोले, वो नहीं खुलेगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर है और बढ़िया चीज़ है। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम हुई तो आप आराम से इसे खोल सकते हो। उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं आती है, इसकी कमी फील होती है। क्योंकि इसमें क्या है कि बोनट का व्यू आपको मिलता तो है, बट बोनट ऊपर उठा हुआ है इसलिए मिलता है। थोड़ा सा इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट होनी चाहिए थी। ABC पेडल यहाँ पर आपको दे रखे हैं, डेड पेडल भी है। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है फ्यूल कैप ओपनर और यहाँ पर इस गाड़ी में बोनट ओपनर मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, कोई भी ऑटो स्टार्ट स्टॉप इस गाड़ी के अंदर इस वेरिएंट में नहीं है। हेडलाइट लेवलर दे रखा है, यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल जाती है पूरी, और ये जो है एसी वेंट आपको दे रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको जो है चाबी लगाने के लिए मिल जाता है, और कुछ इस तरीके का ओवरऑल इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलिए अब मैं आपको इस गाड़ी के अंदर बैठकर दिखा देता हूँ कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील मैंने उल्टा कर रखा है अभी फ़िलहाल। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं HX2 वेरिएंट के इंटीरियर की। तो इंटीरियर से आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं आएगा कि ये गाड़ी बेस मॉडल है। ये देखो, एकदम बढ़िया टॉप मॉडल वाला फील यहाँ पर आता है, क्योंकि बेस मॉडल से इस गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ जाते हैं। बेस मॉडल से इस गाड़ी के अंदर जो है स्क्रीन आ जाती है। देखो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पर आपको MID के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके सारे कंट्रोल मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट के लिए। कंट्रोल जो है स्विच हो चुके हैं, पहले ये इधर आते थे, अब इधर आएंगे। कोई भी Hyundai का लोगो नहीं है, 4 डॉट मिलेगी, मतलब H है, ठीक है। उसके बाद में सिल्वर फिनिश यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, मिलती है, ये देख लो, देख के भी मैं खुद अंधा हो रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा था ना, ये ग्रे फिनिश मिल जाती है, सिल्वर नहीं है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश यहाँ पर है। स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट टॉप मॉडल में भी नहीं है। उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वाइपर के लिए कंट्रोल्स है। कंट्रोल अच्छे हैं, रीच में है, कोई एक्सेस करने में प्रॉब्लम इनको नहीं होती है। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके का क्लस्टर आपको मिल जाता है। इस क्लस्टर की जो थीम है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली थीम तो क्या है, कलर ही चेंज होता है। ये पूरा रेड हो जाता है दोनों, और एक ग्रीन एंड टाइप कलर होता है उसमें। एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ इंजन टेम्परेचर, उस साइड देखेंगे तो फ्यूल कितना है वो दिखाएगा। उसके बाद में गाड़ी के अंदर ऊपर की तरफ रेंज दिखा देता है। इस गाड़ी में 5 लीटर की पर्ची दी थी शोरूम वालों ने, और 2100 का डीजल मैंने डलाया था। अभी तक 114 किलोमीटर चल चुकी है। 30 किलोमीटर के आसपास आई थिंक चली हुई थी गाड़ी, या कम चली हुई थी। तो अभी भी 416 की रेंज बच रही है। माइलेज तो अच्छा दे रही है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल गाड़ी में चला रहा था इससे पहले, उससे तो बेटर ही देगी। स्क्रीन में अगर आप देखते हो बीच में क्लस्टर में, तो यहाँ पर यूरिया लेवल दिखा रहा है। कोई भी TPMS इसके अंदर नहीं आता है। इसमें भी मैंने अभी ये वाला बटन दबाया, देखो आदत वो पड़ी हुई है ना। यहाँ पर देखोगे तो इसमें यूरिया लेवल दिखा रहा है। नीचे ऊपर करूँगा तो कोई TPMS नहीं दिखाएगा, क्योंकि TPMS है ही नहीं। सिंस लास्ट रीसेट यहाँ पर दिखा रहा है 114 किलोमीटर, टाइम है 7 घंटे 40 मिनट, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर ये दिखाता है, मतलब माइलेज दिखा रहा है 12.6 किलोमीटर पर लीटर। दूसरा है सिंस रिफ्यूलिंग है 88 किलोमीटर, और 14 का एवरेज यहाँ पर दिखा रहा है। और करंट ट्रिप अभी गाड़ी चलाई नहीं है तो मैंने उसमें दिखाएगा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर असिस्टेंट है, क्लस्टर है, उसके बाद में लाइट्स हैं, डोर्स है, कन्वीनियंस है, यूनिट है, और ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी है नहीं कि बहुत काम की चीज़ है अपनी, ठीक है। अगर हम बात करें इस गाड़ी की स्क्रीन की, तो यहाँ पर इस गाड़ी में 10 इंच की स्क्रीन आ जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें वायरलेसली चला सकते हैं। बढ़िया है रिस्पॉन्स, मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई हैंग वैंग हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, मैं कारप्ले कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट ही था वैसे मेरा, पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। या तो गाड़ी चालू करता हूँ।
अच्छा ये वो उसके चक्कर में हुआ मोड़ के। रुक जाओ 2 सेकंड में सेटिंग में जाके कर देता हूँ इसको। ये देखो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है 10 इंच की स्क्रीन आती है, दिखने में बहुत बड़ी लगती है बट ये है एक्चुअल में 10 इंच की है, इसे राउंड शेप में थोड़ी सी है। उसके बाद में टच रिस्पॉन्स वगैरह अच्छा है, एकदम फ्लुएंट है, ऐसा लगा नहीं मुझे कि कोई प्रॉब्लम है। साउंड भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत डीजल इंजन की आवाज़ तो आती है क्योंकि बोनेट के नीचे कोई इंसुलेशन इसमें है नहीं, ये भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंट में मैं जाता हूँ, यहीं से मैं आपको सुना देता हूँ। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस के लिए, देखो अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो बाहर की 1% भी आवाज़ नहीं आती अगर आपने गाड़ी के अंदर गाने चला रखे हैं, ये चीज़ तो है। उसके बाद में स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है सेटिंग है, क्वाइट मोड है, फ़ोन के लिए यहाँ पर है, और अगर आप यहाँ से मोड चेंज कर देते हैं तो उसके लिए मैंने स्टीयरिंग कंट्रोल शायद आपको नहीं बताया, ये वॉइस कमांड के लिए हो गया। अगर आप हे सीरी भी बोलेंगे तो उसमें कमांड जाती है, हे सीरी कॉल कुलदीप। बाकी उसके बाद में गाड़ी के अंदर यहाँ पर जो है वॉल्यूम के लिए कंट्रोल्स हो जाते हैं, ये फ़ोन के लिए हो गया। ये कोई भी चीज़ आपको फेवरेट करनी, स्टार करनी, उसके लिए मोड आप यहाँ से कर सकते हैं, और ट्यून वगैरह आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का बहुत ज़्यादा लाइट है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वेन्यू, बहुत बढ़िया ये फील देता है। और सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो सेटिंग में आप व्हीकल सेटिंग कर सकते हैं, साउंड है, डिवाइस कनेक्शन है। लेआउट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर जो टाइम है उसका लेआउट बता देता है, डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है या नॉन है, आपको कोई भी नन है। डिस्प्ले में अगर आप जाते हैं तो डिस्प्ले की यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह, ब्लू लाइट अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बटन जो है उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको किस चीज़ का कंट्रोल करना है वो भी आप कर सकते हैं। देखो मोड बटन, स्टीयरिंग कंट्रोल, FM, USB, ब्लूटूथ, ऑडियो, फ़ोन प्रोजेक्शन को अगर आपको एक्सेस करना है उसमें, जैसे मैंने फ़ोन प्रोजेक्शन भी कर दिया, तो अगर मैं मोड पे जाऊंगा तो फ़ोन प्रोजेक्शन का ऑप्शन भी उसमें बताएगा। USB, म्यूज़िक और ब्लूटूथ ऑडियो, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कर देता हूँ। अभी तक मैंने खुद ज़्यादा छेड़छाड़ इसमें करी नहीं है। यहाँ पर जो है जनरल में अगर आप जाते हैं तो जनरल में सिस्टम इन्फो, डेट, टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, मीडिया सेटिंग, डिफ़ॉल्ट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं वापस से होम पे जाऊँगा तो इसमें यही है, ये फ़ोन के लिए हो गया। और ये ऑनलाइन मैनुअल जो है आप वो भी निकाल सकते हैं। कोई भी रिवर्स कैमरा इसमें नहीं आता है, तो ये देख लो, उसकी कोई भी चीज़ इसमें है नहीं। एसी वेंट यहाँ पर दे रखे हैं। गाड़ी में मैनुअल एसी आ जाता है, मैनुअल एसी है बट इसके कंट्रोल बहुत प्रीमियम लगते हैं। ये सारे कंट्रोल स्क्रीन के हैं। हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ पर है, उसके बाद में यहाँ पर मैनुअल एसी के कंट्रोल है। एसी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, रिसर्कुलेशन ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं, ये फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, और टेम्परेचर कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। हवा किस साइड रखनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्पेस यहाँ पर है गाड़ी में, ये जो है ये एक चीज़ है, ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है 2, और एक जो है 12V का है। इसमें ये चीज़ अगर एक टाइप ए होता तो मुझे लगता है थोड़ा सा बढ़िया और बेटर हो सकता था, क्योंकि मेरे पास जो केबल है वो टाइप ए है ज़्यादातर। तो अब टाइप सी या तो मैं चार्जर में से निकाल के लाऊं, या फिर वो है, अगर आपको USB के लिए करना है तो वो भी आप कर सकते, या आपको चार्जिंग करना है तो चार्जिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेन्यू की बैजिंग यहाँ पर, एक स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो गाड़ी में कुछ इतना बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, गाड़ी की गियर शिफ्टिंग वगैरह स्मूथ है, कोई भी इशू उस मामले में नहीं है। मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर आपको दे रखा है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो कोई भी आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। आर्मरेस्ट जब Hyundai Gen1 आएगा मार्केट में हमारे यहाँ तभी मैं लगवाऊँगा, वरना नॉर्मली मेरे को अभी ठीक है, काम चल रहा है तो चल रहा है। मैनुअल डे नाइट IRVM जो है वो मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और उसके बाद में एयरबैग ऑन ऑफ की लाइट है भी यहाँ पर इसमें शो करता है, क्योंकि इस गाड़ी में एयरबैग ऑन ऑफ का करने का जो फीचर है वो भी आता है गाड़ी में। यहाँ पर आप देखते हैं तो लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन में ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई वैनिटी मिरर या टिकट होल्डर नहीं है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई टिकट होल्डर, वैनिटी मिरर इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। ओवरऑल इंटीरियर देख सकते हैं, बढ़िया प्रीमियम लगता है इस वेन्यू का।
उसमें कोई भी इशू जो है नहीं है। ठीक है, ये देख लो। और किसकी आवाज़ आ रही है? शायद ट्रैक्टर की, तभी तो वो मैंने कहा किसकी आवाज़ है। थोड़ी बहुत रेटलिंग नॉइस तो है इस गाड़ी के अंदर, ये चीज़ तो है, मैंने देखी है। और इसमें ये जो बोतल होल्डर है, इसमें अगर आप इस टाइप की बड़ी बोतल रखते हो तो ये नहीं रखाती है, ये भी एक चीज़ है। अगर आपके पास स्टील बोतल है 1 लीटर की, तो वो भी रखने में थोड़ा इशू इसमें आएगा, ये भी एक चीज़ है। इसका डैशबोर्ड जो है काफ़ी छोटा है पहले के मुकाबले, अगर आप देखोगे ना तो ये एक हाथ से आप इसे नाप सकते हो। पहले वाली वेन्यू का डैशबोर्ड बड़ा था, तो अब इनने स्पेस मैनेजमेंट के चक्कर में थोड़ा सा डैशबोर्ड को छोटा किया है पुरानी वाली के मुकाबले। सेफ्टी फीचर में इस गाड़ी में ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग जो है वो आपको मिल जाते हैं। गाड़ी में कोई TPMS नहीं है, ये भी एक चीज़ है। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी का सेकेंड रो का स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। AC वगैरह की जो कूलिंग वूलिंग है वो बढ़िया है। AC की कूलिंग की प्रॉपर आपको आइडिया, मतलब मुझे आइडिया लगेगा गर्मी में, क्योंकि अभी ठंड के टाइम पर नॉर्मली टेम्परेचर सही होता है तो ठंडा हो ही जाता है। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में, और सेकेंड रो का स्पेस जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड रो के स्पेस की बात करें तो आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, इतने में मैं कंफर्टेबल हूँ। अब मैं आपको सेकेंड रो में बैठकर दिखाता हूँ कि मेरे हिसाब से सेकेंड रो में कैसा स्पेस है। एक स्पेस भी इस गाड़ी को लेने का रीज़न था, देखो मतलब 15-20 दिन पहले तक जब मैंने वेन्यू HX4 HX5 का कंपैरिजन वीडियो बनाया था, तब मेरे दिमाग में 1% भी नहीं था कि मुझे एक नई गाड़ी लेनी है। पता नहीं कैसे एकदम से दिमाग में आया, वो प्लान एग्जीक्यूशन भी हुआ और गाड़ी ले भी ली मैंने। है भगवान का करिश्मा है, चीज़ें हो जाती हैं। अभी जैसे ये 17 प्रो है, ये फ़ोन 2 महीने 4 महीने मतलब ये फ़ोन आया था, उसके पहले मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मुझे 17 प्रो लेना है। मेरे दिमाग में था 15 प्रो लेना है, बस भगवान ने दिला दिया 17 प्रो, तो जादू है ये। बाकी यहाँ पर जो है गाड़ी में एक स्पेस मिल जाता है ग्रैब करने के लिए, आपके पास में है बोटल होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, 4 स्पीकर आते हैं, साउंड क्वालिटी लाजवाब है, मैंने आपको बताया। पावर विंडो के लिए यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। इस गाड़ी में पीछे की तरफ यहाँ पर जो है डोर हैंडल दे रखा है। और अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं तो स्पेस के मामले में मुझे कोई कमी लगी नहीं, बढ़िया स्पेस है इस गाड़ी के अंदर, ये देख सकते हो। और थाई सपोर्ट के मामले में थोड़ा सा इशू है मेरी हाइट वाले बंदे के लिए, अगर जैसे कोई छोटी हाइट वाला बंदा बैठा है आगे तो फिर जो है थाई सपोर्ट एक बार का अच्छा मिल जाए, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है, मैं काम चला लूँगा, एक ट्रिप में कर सकता हूँ इसके अंदर, ये चीज़ तो है। रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि रिक्लाइन एंगल ख़राब है, वो भी बढ़िया है। गाड़ी में रियर एसी वेंट आ जाते हैं, 2 टाइप सी पोर्ट है पीछे की तरफ, और सेंटर हम भी इतना बड़ा नहीं है। 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए मिलेंगे। और देखो इसमें क्या लिखा है, ये Hyundai Kia, जो लोग समझते हैं ना कि Hyundai Kia अलग अलग गाड़ियाँ हैं, Kia Seltos और क्रेटा, तो सेम ही है भाई, ये देख लो, ये और सोनेट भी सेम गाड़ी है। सोनेट भी अपडेट होगी 1 साल के अंदर अंदर, देख लेना, ठीक है। कोई 60-40 सीट यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई सेंटर आर्मरेस्ट है। यहाँ वाले के लिए तो बढ़िया स्पेस है, बट ये जो बीच वाला है इसके लिए इनने ये जो निकाला है इसको, ये स्कूप पता नहीं क्यों निकाला है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है बीच वाले को, काफ़ी हार्ड है ये, क्योंकि यहाँ वाला तो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकता है, बीच वाले के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम इस चीज़ से उसे हो सकती है। बाकी 3 लोग बैठाना चाहो तो बैठ सकते हैं, छोटी मोटी 150-200 किलोमीटर की जर्नी हो सकती है। हेडरूम के मामले में कोई इशू नहीं है, बढ़िया हेडरूम इस गाड़ी के अंदर मिलता है। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। दोस्तों इंजन की बात करें तो वेन्यू के अंदर मिलता है एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन। इस गाड़ी के अंदर 114 bhp की पावर मिलती है, टॉर्क 250 Nm है, और 4 सिलेंडर इंजन है तो स्मूथ है, रिफाइंड है, उस मामले में कोई भी इशू नहीं है। माइलेज अगर मैं आपको बताऊं रियल वर्ल्ड, तो अभी मुझे 14 से लेकर 16 के MPL तक का माइलेज मिल रहा है। जो MID पे दिखा रहा है, एक्चुअल मैंने टेस्ट नहीं किया है। मैं इस गाड़ी का सिटी माइलेज टेस्ट, हाईवे माइलेज टेस्ट और इस गाड़ी को प्रॉपर रेंज टेस्ट भी करने वाला हूँ कि एक फुल टैंक में ये गाड़ी कितना चलती है। तो अगर आप वेन्यू लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो 2026 के अंदर तो इस मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपको एक एक वीडियो जो है वेन्यू की ला कर दूंगा। बोनेट के नीचे कोई इंसुलेशन नहीं है, तो थोड़ा सा आवाज़ जो है इस गाड़ी की इंजन की आती है, बट मुझे उस इंजन नॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है मतलब ये जो इंजन है ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे डीजल इंजन की आवाज़ अच्छी लगती है। नॉर्मली पेट्रोल इंजन इतने खास मुझे पसंद आते नहीं है जितने डीजल इंजन है। मेरा एक मित्र है आयुष पटेल, उसको भी डीजल इंजन की जो आवाज़ है वो बहुत बढ़िया लगती है, और डीजल लवर वो आदमी है। मैं भी इसलिए डीजल लवर हूँ, क्योंकि डीजल इंजन जो है
आपको परफॉर्मेंस भी देता है और माइलेज भी देता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो Hyundai Venue के HX2 डीजल वेरिएंट की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप साल 2026 में वेन्यू लेने का प्लान कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वेन्यू की आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।